हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। संवैधानिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है और इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की यह समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है और इस प्रकार से अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख है कि संविधान के इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो इस तरह से 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है जो राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी जो शक्ति है उसका वास्तविक उपयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि मंत्रिपरिषद के ही इशारे पर, मंत्रिपरिषद के ही सलाह पर करता है। इसके बाद से आता है अनुच्छेद नंबर 75। इस 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद की व्याख्या की गई है। कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, अर्थात ये कहा जा सकता है कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा सरकार का संपूर्ण दायित्व प्रधानमंत्री की देखरेख में ही निभाया जाता है। तो इस तरह से यह प्रधानमंत्री के संबंध में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 74 और 75 है। इसके बाद से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो की जाती है, परंतु जिस राजनीतिक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी राजनीतिक पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री किसे बनाया जाना है यह ऑलरेडी पहले ही फिक्स होता है कि किसी राजनीतिक पार्टी को यदि बहुमत प्राप्त हो रहा है तो उस राजनीतिक पार्टी के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ एक औपचारिकता पूरा की जाती है कि वह राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद से आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु के संबंध में उल्लेख यह है कि उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम की भी कोई भी सीमा नहीं है। न ही हमारे संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख है कि अधिकतम आयु की भी कोई सीमा हो। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु की कोई जो है कि सीमा नहीं है। क्योंकि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होता है वह प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी कि इसके लिए इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता आवश्यक है। तो जो लोकसभा होता है उसके सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। इसलिए प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु भी कितनी होती है, 25 वर्ष होती है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। इसके साथ साथ ये भी प्रश्न उठता है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो। तो यहाँ पर लोकसभा का और राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, परंतु 6 माह के अंदर उसको जो है कि किसी एक सदन की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में 6 माह के बाद से उसका पद स्वतः ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से न्यूनतम आयु कितनी हो गई, 25 वर्ष हो गई। इसके बाद से हम देखते हैं शपथ किसके द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता के संबंध में शपथ दिलाते हैं। इसके बाद से आता है प्रश्न कि त्याग पत्र यह किसको देते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना है तो वह अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। इसके बाद से आता है कि कार्यकाल क्या होता है। चूँकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष कहा जाता है। जबकि वास्तविक रूप में
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात इच्छानुसार होते हैं, यानी कि जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होता है राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने देते हैं। जैसे ही वह बहुमत खो देते हैं और जब वह बहुमत खो देंगे तो वह अपने पद को भी क्या कर देंगे, खो देंगे। तो इस तरह से उसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष माना गया। इसके बाद से दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य रूप से योग्यता के संबंध में हमारे संविधान में किसी तरह का कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। चूँकि लोकसभा के ही सदस्यों को विशेष करके प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो इसलिए वह लोकसभा के सदस्य होने की वजह से लोकसभा के पद के संबंध में जो योग्यता होती है यदि वह धारण करता है तो उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत भी क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के लिए आवश्यक है कि नेता लोकसभा का सदस्य हो और इसलिए प्रधानमंत्री को साधारणतः लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। और लोकसभा की योग्यता है कि उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उसके जो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ वह जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है उस लोकसभा के मतदाता के सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो इस तरह से यह योग्यता एक प्रधानमंत्री की योग्यता होती है। इसके बाद से जो है कि प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्यों का हम उल्लेख करेंगे कि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य क्या होते हैं। तो चूँकि जो प्रधानमंत्री होता है अभी मैंने आपको बताया है कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। जहाँ पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर कार्यपालिका के प्रमुख 2 रूप में पाए जाते हैं, एक वास्तविक होता है और दूसरा नाम मात्र का होता है। तो हमारे देश में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके तहत जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह केवल नाम मात्र के जो कि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं उसका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए सबसे पहले कह रहा है कि प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली पद है, क्योंकि आज के डेट में भी आप लोग अपने भारत में देखते हैं कि संपूर्ण कार्य जो है कि प्रधानमंत्री के ही नाम से होता है, चाहे वह विदेशों में किसी तरह की संधि समझौता करनी हो या फिर देश के अंदर किसी तरह का उचित निर्णय लेना हो या फिर किसी जो है कि योजना की घोषणा करनी हो, ये संपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री के ही द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का जो पद है एक शक्तिशाली पद माना गया है। दूसरा जो प्रमुख कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का निर्माण करना, अर्थात जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है उसके बाद से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और मंत्रिमंडल के निर्माण का प्रमुख काम प्रधानमंत्री का होता है और उसके बाद से उन सदस्यों को भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि नियुक्त किया जाता है। उसके बाद से दिया हुआ है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, अर्थात जो मंत्रिमंडल होता है जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। उसकी बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, ये संपूर्ण शक्ति जो है कि प्रधानमंत्री में निहित होती है। उसके बाद से चौथा जो प्रमुख कार्य है वह है प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री की अगर किसी कारणों से मृत्यु हो रही है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और फिर जब नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो फिर नए सिरे से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद से जो है कि 5वां कार्य एवं शक्ति है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, अर्थात किसी भी तरह का राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यदि कोई भी काम करना है तो उसमें प्रधानमंत्री की विशेष रूप से जो है कि सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, उनको सलाह देने का भी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके बाद से अगला कार्य एवं शक्ति है प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करता है, अर्थात मंत्रिमंडल के गठन के बाद से विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना भी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। इसके बाद से अगला काम है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की बातों को जो है कि राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति की बातों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वह प्रधानमंत्री का होता है। चूँकि राष्ट्रपति प्रत्येक
मंत्रिपरिषद के सदस्य से अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं, न ही मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य बार बार राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच की जो है कि कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इन दोनों की बातों को इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं। और इस तरह से 8वां कार्य है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, यानी कि नियुक्ति करने का भी अधिकार प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है किसी भी मंत्री को, तथा अगर आवश्यकता महसूस हो रही है कि उस व्यक्ति को उस पद से हटाना चाहिए तो प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी मंत्री को उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ संकट काल में उचित निर्णय लेना तथा राष्ट्रपति को परामर्श देना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य होता है। और जैसा कि मैंने आपको राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ाया था कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार के संकट काल की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति, जिसमें बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है कि इसको लागू किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है संकटकालीन की शक्ति, जिसका उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। तो इस संबंध में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उचित सलाह देने का कार्य करते हैं। इसके बाद से अगला कार्य है कि देश के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, अर्थात देश में जो भी निर्णय केंद्र में लिया जाता है उसकी जो घोषणा की जाती है वह मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया जाता है। इसके बाद से जो है कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, अगर प्रधानमंत्री को किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करनी होती है, निर्णय लेनी होती है, तो वह मंत्रिमंडल की बैठक को बुला सकता है और उसमें निर्णय ले सकता है। इसके बाद से दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी इसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके बाद से अगला है कि राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले ही भंग कर देना चाहिए या फिर इसके कार्यकाल को बढ़ा देना चाहिए, तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति से सिफारिश किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर उचित निर्णय लिया जाता है। इसके बाद से दिया हुआ है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, अर्थात विभिन्न देशों में संधि समझौता करना या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होना, उसमें जो है कि उचित निर्णय लेना, ये संपूर्ण कार्य जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अर्थात विदेशों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद से है प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, परंतु प्रधानमंत्री जो होता है वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री को कवर किया है और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।